स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में। अभी तक पाकिस्तान को ही कश्मीर में घुसपैठ और उसके हालात के लिए जिम्मेदार मानते रहे होंगे, लेकिन इंडिया टुडे और आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कश्मीर को आज पाकिस्तान से ज्यादा चीन से खतरा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के जो दस्तावेज इंडिया टुडे के हाथ लगे हैं, उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि आज कश्मीर के मामले में पाकिस्तान चीन के मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है, जिसमें बाहर की ताकतें शामिल है और अब तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है। मुझे खुशी है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को तब कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था पर उनकी कमजोर होती पकड़ को छिपाने की ढाल की तरह लिया था, लेकिन महबूबा सच बोल रही थी। चीन बहुत शातिराना तरीके से पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर पर कब्जा जमाने की फिराक में है। हमारा कमजोर पड़ोसी इसके लिए चीन की गुलामी करने को भी तैयार है। इसका फायदा उठाकर चीन पाक अधिकृत कश्मीर में अंधाधुंध निवेश कर रहा है। चीन की वन बेल्ट वन रोड नीति का भारत पहले भी विरोध कर चुका है। ये सड़क पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरती है और इसका मकसद कश्मीर में अपनी पैठ बढ़ाने का है, लेकिन चीन रुकने को तैयार नहीं। उन्होंने म्यांमार में से बढ़ती चीन की खुन्नस को हम अरुणाचल और भूटान तक सीमित समझते रहे, लेकिन आज तक के हाथ चीनी सरकार के कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिन्हें देखने के बाद चिंता की लकीरें टेढ़ी हो जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद भारत की सरकार भी परेशान हो जाएगी, जिन्हें देखने के बाद चीन से किसी भी भाईचारे और दोस्ती की बची खुची उम्मीदें भी टूट जाएंगी। पाकिस्तान के साथ मिलकर वो एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसके बाद पाकिस्तान चीन की कठपुतली बनकर रह जाएगा, जिसे बीजिंग के इशारे पर नाचना होगा, और ये सब कुछ कश्मीर पर कब्जे के लिए। चीन ने बाकायदा 20 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इन 20 सालों में चीन पाकिस्तान की कृषि पर कब्जा कर लेगा, ऊर्जा संयंत्रों को अपने हाथ में ले लेगा, कपड़ा उद्योग को अपने हाथ में ले लेगा, राष्ट्रीय राजमार्गों को अपने हाथ में ले लेगा, और तो और स्टॉक एक्सचेंज को भी नियंत्रित करने लगेगा। चीन समझते हैं और चीन को मालूम है कि पीओके इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। पीओके इंडिया मानता है कि पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया। अगर चीन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि एक ना एक दिन इंडिया उस टेरिटरी पे क्लेम कर सकता है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो इन्वेस्टमेंट देन दैट बिकम्स इंडियन इन्वेस्टमेंट। लेकिन चीन जान चुका है कि इंडिया 2014 के बाद एक क्लियरली डिसाइसिव असर्टिव नेशन है, और इंडिया जानती है कि हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट करने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब चीन ने कश्मीर में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की आर्थिक चाबी अपने हाथ में लेने की पूरी तैयारी कर ली, और इसके लिए वो हर साल अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। चीन की हुकूमतें इस खेल को बहुत शातिराना अंदाज में अंजाम दे रही हैं। जैश मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के भारत के अभियान पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो करके चीन ने अपने खूंखार इरादों का पर्दा उतार दिया है। मुझे ये अचंभा लगता है जो आप पूछ रहे हो। चीन जो है वो लगातार पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सब चीज़ों को समर्थन कर रहा है, और भारत सरकार उसकी जो विदेश नीति है वो चीन और पाकिस्तान, नेपाल, आसपास के जितने देश हैं उनके साथ हमारा कोई से रिश्ता ठीक नहीं है। रणनीति के तहत भी सरकार से जो संभव था हम लोगों ने बोला है। भारत को घेरने के लिए यह ब्लूप्रिंट बाकायदा चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग ने तैयार किया है। पाकिस्तान के योजना आयोग ने इस ब्लूप्रिंट को मंजूरी दी है। बीजिंग की रेनमैन यूनिवर्सिटी ने इस ब्लूप्रिंट का आकलन किया है।
सब जानते हैं कि 9/11 के ट्विन टावर हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के मसले को लेकर पाकिस्तान को कड़े तेवर दिखाए हैं। अमेरिका से पाकिस्तान की इस दूरी को चीन ने भुनाया और उसकी कंगाली का फायदा उठाकर उसकी सीमा में घुसता चला गया। इस घुसपैठ का नतीजा ये हुआ कि 2007 में पाकिस्तान के साथ चीन का जो कारोबार 4 अरब डॉलर का था, वो 2016 में 14 अरब डॉलर का हो गया। मतलब 10 साल में 3 गुने से भी ज्यादा हो गया चीन पाक कारोबार। पाकिस्तान में कुल एफडीआई में से 40% हिस्सा आज अकेले चीन का हो चुका है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों को मिल रही चीनी मदद से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब उसे इतने से तसल्ली नहीं है। दुनिया के मंचों पर भारत की बढ़ती हुई साख और वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरते कद ने चीन को इतना बेचैन कर दिया है कि वो कोई भी तिकड़म करके पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाने पर आमादा है और पाकिस्तान भारत से अपनी नफरत की सनक में अपनी बर्बादी का स्वागत कर रहा है। बीजिंग में अनंत कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो। यानी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी हमारे शो में। और जरा ध्यान से देखें, आजादी के बाद पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, लेकिन वो फिर से चीन की गुलामी की ओर बढ़ रहा है और चीन का पूरा इशारा भारत की तरफ है। एक देश जब अपनी ताकत की सनक में दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान छोड़ देता है तो उसकी हालत चीन और पाकिस्तान की तरह हो जाती है। भारत के ये दोनों पड़ोसी देश अब भारत के खिलाफ एक हो गए हैं। चीन ने बकायदा इसके लिए 20 साल का, ठीक सुना आपने, 20 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट के तहत धीरे धीरे पाकिस्तान के संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। इसके पीछे उसका मकसद भारत को चारों तरफ से घेरने का है। बीस साल का सीपीईसी ब्लूप्रिंट भारत के गर्दन पर चढ़ बैठने का ब्लूप्रिंट है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि चीन की 20 साल की इस योजना का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान किस हद तक गिरता जा रहा है। इस ब्लूप्रिंट के तहत पाकिस्तान 6,500 एकड़ जमीन चीनी कंपनियों को पट्टे पर देने जा रहा है। इस जमीन पर चीनी कंपनियां खेती करेंगी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगी। 35 अरब डॉलर की लागत से 17 पावर प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान हो चुका है। बड़े पैमाने पर चीन से कपड़ा उद्योग को पाकिस्तान लाया जाएगा। दक्षिणी तट पर होटल, क्रूज और क्लब जैसे पर्यटन प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। बड़ी संख्या में SEZ की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के सोने की खदानों पर भी चीन की नजर है। वो तो अपना हित में काम कर रहा है, आप भी अपने हित में काम करिए। मैं नहीं जानता हूँ क्या कर रहे हैं। उसने तो जब तिब्बत का हजम कर लिया तो ताइवान को हजम करने जाते हैं, पाकिस्तान को भी हजम क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे पूछने चाहता हूँ, भूटान को भी हजम कर सकते हैं। आप अपने हित की बात करिए, वो अपने हित के काम कर रहे हैं। तुम रोने से क्या होगा? चांगयोंग इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा है कि सीपीईसी योजना उप महाद्वीप में ढेर सारी मुश्किलों का परवाना साबित होगी। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान में शीत युद्ध जैसे हालात और बलूचिस्तान में विद्रोह जैसी मुश्किलों की ओर इशारा किया गया है। लेकिन चीन और पाकिस्तान इस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत के कान खड़े होने के लिए इतना काफी है कि आने वाले दिनों में चीन पाकिस्तान की सड़क परियोजनाओं पर 11 अरब डॉलर का निवेश करने वाला है। साथ ही कोयला, हाइड्रो पावर और दूसरी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वो 35 अरब डॉलर की थैली लेकर बैठा है। चीन पाकिस्तान भारत के बढ़ते दबदबे से इस कदर बौखला उठे हैं कि साथ मिलकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इसी के तहत पाकिस्तान ने अगले 23 साल तक SEZ से चलने वाली चीनी कंपनियों के टैक्स माफ कर दिए हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर में चीन बंदरगाह बनाकर बैठ गया है। पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि यह उसकी कारोबारी साझेदारी है, लेकिन असल में यह सामरिक घुसपैठ की तैयारी है, क्योंकि यहाँ से हिंद महासागर का सीधा रास्ता खुलता है और इस पर पाकिस्तान का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत की चिंता यह है कि चीन इसे अपना नौसैनिक अड्डा न बना ले। अगर ये हुआ तो अदन की खाड़ी में डिजबौती के बाद यह चीन का दूसरा सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा। पाकिस्तान को पिछले साल 8 युआन पनडुब्बियों की आपूर्ति से इस आशंका को बल मिलता है। पाकिस्तान अब उन्हें चीन में ही बनी बाबर मिसाइलों से लैस करने की योजना पर काम कर रहा है।
कई चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिकी कैंप में हम जो शामिल हो गए हैं, इजराइल के साथ जो हम गलवाहियाँ लगा रहे हैं, इसको लेकर के भी कई हम नए नए दुश्मन भी पैदा कर रहे हैं। तो वैदेशिक नीति बहुत सोच समझ के जो थी वो हमारी तटस्थ थी। वैदेशिक नीति एक तरह से हमने उसको तिलांजलि दे करके और एक अमेरिकन कैंप में हम चले गए हैं। सीपीएसी का 20 साल का ब्लूप्रिंट भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब इसलिए भी है कि चीन बहुत आक्रामक तरीके से इसे अंजाम दे रहा है। वन बेल्ट वन रोड नीति के तहत पाक अधिकृत कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाकर चीन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। और पाकिस्तान ने तो चीन को जिस तरह से इजाज़त दे दी है कि वो अंदर आकर जो चाहे कर लें, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करें और उसको बिल्कुल पाकिस्तान को अपने ताबे में ले लें, तो ये तो पाकिस्तान के लिए तो उसकी अस्तित्व का सवाल बन गया है, उसकी सॉवरेनिटी ख़त्म होने का ख्याल आ गया। मगर पाकिस्तान चूँकि वैसे ही बहुत बुरी हालत में है, खस्ता हालत में है, एक मैस देश चल नहीं पा रहा है, तो उनके लिए कोई सवाल नहीं। जहाँ अगर आप गौर करें तो जब से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। जानकार बताते हैं कि चीन निवेश के नाम पर जो पैसा पाकिस्तान में झोंक रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो आतंकवाद को पालने में खर्च कर रहा है। पाकिस्तान से चीन की बढ़ती नजदीकियां भारत चीन रिश्ते की बलि ले रही है। इसी की वजह से साथ देने का इशारा करने के बावजूद चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत का रास्ता रोक दिया। उसने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आधिकारिक तौर पर कहा कि परमाणु व प्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले दूसरे देश भी इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं। और अब सीपीईसी, आप चाहे जो कहें, चीन की इस आक्रामकता ने भारत के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। बीजिंग में अनंत कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एक कहानी आई थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चीन जो है वो घेर रहा है और अब पाकिस्तान उसके लिए एक बहुत बड़ा मोहरा है हिंदुस्तान को अस्थिर करने का। अगर यह कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा। और यही है क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में हमारा आज जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे से जुड़ चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर कमल मित्र चनॉय, प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, आपका स्वागत है। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा डिफेंस एनालिस्ट है, सुशांत सरीन है स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट है। मैं सीधे सीधे वो सवाल करूंगा जो सवाल थोड़ी देर पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम रो क्यों रहे हैं, वो अपने हित साध रहा है तो हम अपने हित साधने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरा सबसे पहले ये ओपनिंग क्वेश्चन है सुशांत जी आपसे। देखिए, एक तो चीज ये है कि मेरे ख्याल आपकी जो स्टोरी में एक चीज जो बोली गई कि ये नई बात कोई नहीं है, ये 1962 से चीन और पाकिस्तान की आपस की जो साझेदारी है या जो गोंद उनके रिश्तों को जोड़ के रखती है, वो भारत के साथ दोनों की जो दुश्मनी है वो है। तो ये कोई नई बात उस लिहाज से नहीं हो रही। ये जरूर है कि जिस तरीके का निवेश चीन कर रहा है पाकिस्तान में, और वहां पर आपकी जो स्टोरी है बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान, ये गिवन बात है कि पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बनने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो उनके हुक्मरान हैं वो अभी तो उनको एक वो सुनहरा सपना दिखा रहे हैं लोगों को कि इससे बड़ी बरकत होगी और बड़ी तरक्की होगी और वो सब कुछ, लेकिन उस तरक्की की क्या कीमत देनी पड़ेगी वो किसी को अभी तक बताई नहीं गई। कुछ लोग जो उसके बारे में सवाल उठाते हैं पाकिस्तान में, उनको एक लिहाज से चुप करवा दिया जाता है। तो ये सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं होंगी, मेरे ख्याल जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे और चीनी वहां से पाकिस्तानियों के गले पे अंगूठा रखकर अपना पैसा निकलवाएंगे, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान और चीन के अंदर एक कश्मकश भी बढ़ेगी। दूसरी चीज ये है कि चीन बहुत ज्यादा खौफज़दा है इस्लामी कट्टरपंथ को लेकर के, और वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जाकर के हम इस्लामिक कट्टरपंथ के ऊपर एक बेटर होल्ड रख पाएंगे। मेरे ख्याल ये उनकी एक गलत फहमी है, क्योंकि जिस तरीके के कानून और जिस तरीके के कदम चीन के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो आतंकवाद में लुप्त नहीं भी हैं उठाए गए हैं कि वो रोज़ा नहीं रख सकते, रमज़ान में नमाज नहीं पढ़ सकते, वो दाढ़ी नहीं रख सकते, वो कपड़े अपने तरीके के नहीं पहन सकते, नाम में मोहम्मद या किसी इस तरीके
जो नाम है वो नहीं रख सकते। तमाम इस तरीके की जो कदगने लगाई हुई हैं उसका भी एक इम्पैक्ट होगा, जो पाकिस्तान के अंदर एक लिहाज से दबा दी गई हैं बातें, लेकिन जैसे जैसे ये नजदीकियां बढ़ेंगी वैसे वैसे वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सर मेरा सवाल मेरा सवाल कुछ और है सर, ये पॉइंट नोटेड है और वो बड़ा बता रहे हैं कि आप वो अलग परिप्रेक्ष्य की बात बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये दोस्ती ये याराना बड़ा महंगा होगा। मेरा सवाल यह है कि वो पाकिस्तान के ऊपर है, हमें उससे क्या मतलब है। मैं ये जानना चाहता हूं, कमल मित्र चौनवा जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर हम बात करें हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं। यही चीनी पीओके में जाते हैं ब्रिजेस बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और पता लगता है कि पीपल लिबरेशन आर्मी के लोग हैं। यही चीनी अब पाकिस्तान को पूरी तरह निर्भर कर रहे हैं, उनके समुद्र पर कब्जा कर रहे हैं, उनके पोर्ट्स पर कब्जा कर रहे हैं, और वो निशाना हमारी तरफ है। हम क्या कर रहे हैं? देखिए, जो सुशांत जी ने कहा उसको आगे लेने के लिए मुझे समझ में नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ब्रिक्स के द्वारा हमें पता है कि अफ्रीका में चीन क्या कर रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर के तरफ जहाँ सिंकियांग है, हमें पता है कि उइगर का क्या हाल हो रहा है। ये सिर्फ और जगहों में नहीं, मुसलमानों का वहाँ हाल बुरा हो रहा है। डोकलाम को उन्होंने क्यों जोड़ा अपने आर्सेनल में, कि वो हमें वहाँ नॉर्थ से भी उत्तर से भी हम पे दखल दें। हमने मालाबार और फिर मक्का अरीना तक हम साउथ चाइना सीज में गए, तो ये बड़े नाराज हो गए कि हमने वियतनाम के साथ दोस्ती की और कहा कि हम उनके साथ एक्सप्लोर करेंगे ऑयल वगैरह के लिए साउथ चाइना सीज में। उससे ये और गर्म हो गए। तो चीन की मतलब समझ ये है कि जो वो चाहते हैं वो सही है, और हम लोग यदि गुलामी नहीं मानेंगे तो हमें दबाया जाएगा। पाकिस्तान तो अब हो गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइंट स्टेट, वो तो हो गया, मगर क्लाइंट स्टेट खतरनाक भी हो सकता है। कोई यदि वो चीन के साथ मिल जाए और हमारे खिलाफ कुछ करे तो ये पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक सटों प्लान सोच के कि हम यहाँ ये करेंगे, वहाँ ये करेंगे, ये हमारा बैकअप होगा यदि कुछ युद्ध हो वगैरह। नेपाल में भी हमें अब और ध्यान देना चाहिए कि जो एंटी इंडियन फीलिंग है उसको संभाला जाए, क्योंकि चीन पूरी कोशिश करे नेपाल में भी कि हमारे खिलाफ वो कुछ मोहरे खड़े करके हमको दबाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक्टिव डिफेंस होना चाहिए। आपने जो अभी बात बताई, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनाव साहब, सवाल यह है कि 1971 के युद्ध में बकायदा ये इंडिकेशंस मिले थे कि चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है। फिर भारत ने धमकी दी कि हम जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है उसको पूरा ब्लॉक कर देंगे। करगिल के दरमियान हमने कराची को किस तरीके से ब्लॉक कर दिया था, कराची पोर्ट को सबको पता है। अब चीन की डोमिनेंस उस एरिया में होती जा रही है, वो उस ओशियंस में भी डोमिनेंस लाता जा रहा है। पाकिस्तान को किस तरीके से ग्वादर पोर्ट में सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो गैस पाइपलाइन की बात की जाए या अलग अलग पोर्ट्स की बात की जाए, इसके लिए हम कितने प्रयासरत हैं, हमारी डोमिनेंस कैसे आगे बढ़ रही है अगर समुद्र की बात की जाए तो? देखिए, चीन ने ये जो नीति बनाई है कई दशक साल से पहले बनाई। जब जू एन लाई भी थे, बासठ था, सब कुछ तैयार हो रहा था। तो हमारे पास इस तरह के फ्रेश वाटर या अदर पोर्ट्स नहीं है। उनका अब फोकस है साउथ चाइना सीज पे, कि यदि वो वहां कब्जा कर ले तो वो अरीना पूरा उनका वो हो जाएगा। और वो हमसे नाराज हैं कि हमने वियतनाम के साथ दोस्ती बनाई है, कि उन्होंने एक दशक से ज्यादा पहले वियतनाम पे हमला किया था चीन ने। तो उनका एक्टिव प्रोएक्टिव पॉलिसी है और क्लियर पॉलिसी है। हमें भी एक साफ पॉलिसी बनाना होगा कि आर्थिक नीति ऐसे, राजनीतिक नीति ऐसे, युद्ध की नीति ऐसे, कि कैसे हम उसको इस्तेमाल करें। मैं बीडी मिश्रा साहब के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सीधे तौर पर कहें तो चीन पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने की फिराक में है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले आर्थिक तौर पर और फिर सामरिक तौर पर चीन ने ऐसी चालें चली हैं कि धीरे धीरे पाकिस्तान अपनी हर जरूरत के लिए चीन पर निर्भर होता जाएगा और चीन जिस दिन चाहेगा उसे ठप कर देगा। लेकिन पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए इस कदर बेसब्र हो उठा है कि उसने अपनी संप्रभुता को दांव पर लगा दिया। अब एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत को अपने लिए खतरा मानते हैं। ये भय वो चुंबकीय आकर्षण है जो दो ध्रुवों की राजनीति करने के बावजूद दोनों देशों को इतना करीब ले आया। खासकर पाकिस्तान की माली हालत बहुत खस्ता है। विकास के रास्ते पर पाकिस्तान को ले जाने का नवाज शरीफ का दावा झूठा साबित हुआ है। इसी झूठ का झंडा छिपाने के लिए वो पाकिस्तान की संप्रभुता को चीन की चौखट पर गिरवी रखने को तैयार हो गए।
ये हम लोग या देश पूरी तरह से जानता है कि उनके आतंकवादी को बचाने से लेकर एक बड़े पैमाने पर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये आज की बात नहीं, उनकी पीठ पर ताकत के साथ खड़ा है। ऐसा देश हमारे साथ कोई भी दुनिया में नहीं खड़ा है जैसा चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन के सामने शरीफ का समर्पण पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आ रहा। कई इलाकों में तो भयानक हिंसक विरोध हो रहे हैं। 2 चीनी अधिकारियों की हत्या हो चुकी है। नतीजा, पाकिस्तान सरकार ने 15,000 सैनिकों को चीनी अधिकारियों की सुरक्षा में लगाया है। पाकिस्तानी सेना को चीनी नागरिकों की हिफाजत के लिए अलग से 2 इन्फेंट्री डिवीजन का गठन करना पड़ा है, लेकिन यह काफी नहीं है। जिस पैमाने पर चीन ने पाकिस्तान में ऊर्जा, खेती, पत्तन, उद्योग और कपड़ा में निवेश का विस्तार किया है, उसे सैनिक सुरक्षा में लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। यहाँ तक कि हमें अपनी सुरक्षा की बात है तो हमें इन तमाम गतिविधियों पर बारीकी से नज़र बनाए रखना चाहिए और ऐसा न हो कि हमको सरप्राइज किसी दिन मालूम हो जाए कि कुछ हो गया। तो ये हमारी तमाम जो संस्थाएं हैं देश की, वो भारत, चीन और भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर जो गतिविधियां हो रही है उनको बहुत ही बारीकी से नज़र रखें। चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो देश के हित में नहीं है। चीन जो भी काम कर रहा है वो पाकिस्तान को फंसा करके अपना हित साध रहा है। पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने के लिए इतनी जल्दबाजी में है कि अपनी संप्रभुता तक की परवाह करने को तैयार नहीं। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में चीन ने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। 20 साल में 80% पाकिस्तानी ऊर्जा की आपूर्ति चीन के हाथों में होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख भी चीनी कंपनियों के हाथ में होगी। सबसे बड़ा बंदरगाह चीनी कंपनियों के हाथों में होगा। पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग और कपड़ा उद्योग पर भी चीन का कब्जा होगा। Everything that is being proposed by China is being examined by the Pakistan government. This is not an agreement. This is a proposal, and the proposal is being examined by the Pakistani authorities. And I imagine the Pakistanis are perhaps more concerned than you are about their own welfare and their own future. So I think we should be waiting for the outcome of the examination by the Pakistanis of the implications for Pakistan. हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन की गुलामी की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान आज हथियार आयात का सबसे बड़ा हिस्सा चीन से खरीदता है। चीन चुन चुन कर पाकिस्तान को उसी तरह के हथियार दे रहा है जो भारत के बेड़े में मौजूद हथियारों की काट बन सके। Documents available with us show that China is investing heavily in Pakistan, from textiles to even the stock exchange of Pakistan, trying to take over the economy of sorts of Pakistan. That's what the Pakistan has become slave of China. What more you want? It's a slave. This is slavery. That makes a statement like this. पाकिस्तान की अपनी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि जब से CPEC का ऐलान हुआ है, अकेले इस्लामाबाद में 50,000 से ज्यादा चीनी नागरिक रह रहे हैं। चीनी लोग पूरा का पूरा अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्कूलों में चीनी भाषा की पढ़ाई शुरू हो गई। मतलब चीन पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा करने की सिलसिलेवार तैयारी कर चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान चीनी हथियारों पर निर्भर होता जा रहा है, उसे देखकर यह कहना नामुनासिब नहीं कि आने वाले दिनों में चीन अपनी सामरिक जरूरतों के लिए भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करने से नहीं चुकेगा। और यह सब सिर्फ इसलिए कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान अभी यह समझ नहीं पा रहा कि अपनी संप्रभुता से यह खिलवाड़ अंत में उसे चीन का गुलाम बनाकर छोड़ देगा। बीजिंग में अनंत कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो। हैरान करने वाला बयान है मणिशंकर अय्यर का। वो बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान का इंतजार करना चाहिए कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है, क्योंकि वो खुद भी परेशान है। रिएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, लेकिन चीन की चाल है क्या, जरा ध्यान से समझे आप। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में पाकिस्तान करीब 6500 एकड़ जमीन चीन को पट्टे पर दे रहा है। चीनी कंपनियां खेती करेंगी और इंडस्ट्री लगाएंगी। 35 अरब डॉलर की लागत से 17 पावर प्रोजेक्ट लगेंगे पाकिस्तान में। चीन से कपड़ा उद्योग को पाकिस्तान लाया जाएगा। दक्षिणी तट पर पर्यटन प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। बड़ी संख्या में एसईजेड, बलूचिस्तान, पख्तूनवा की सोने की खदानों पर भी है चीन की नजर। सड़क परियोजनाओं पर 11 अरब डॉलर निवेश की योजना चीन की। ऊर्जा परियोजनाओं में 35 अरब डॉलर निवेश करेगा चीन।
लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में चीन ने अपनी खरीदारी की है। वहां पर 20 साल में 80% ऊर्जा की आपूर्ति चीन के हाथ में होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख चीनी कंपनियों के हाथ में होगी। सबसे बड़ा बंदरगाह चीनी कंपनियों के हाथों में होगा। पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग और कपड़ा उद्योग पर चीनी कब्जा। इस्लामाबाद में 50,000 से ज्यादा चीन के लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथों में ले रहे हैं। सीधे चलते हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन पहले एक सवाल यहां पर बीडी मिश्रा जी से। बीडी मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। जो अभी तक हमने देखा है, ऐसा लग रहा है कि चीन की एक और कॉलोनी पाकिस्तान बनने जा रही है। हमारे लिए दो फ्रंट अलग अलग हैं, लेकिन अब वो दो फ्रंट कंबाइन बुरी तरीके से हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत एक और है। जो अमेरिका 2011 में $3.5 बिलियन चीन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था, वो भी अपने हाथ खींच रहा है। उसने पिछले साल सिर्फ $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है। यानी उसको भी समझ में आ गया कि चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हावी हो रहा है। आपको क्या लगता है? मेरा सवाल यह है, हम इसमें कहां पर हैं? हमारी अप्रोच अभी तक कितनी प्रोएक्टिव रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि भारत में कोई भी सरकार रही हो, किसी को यह शक नहीं होना चाहिए और न रहा होगा कि चीन और पाकिस्तान हमारे दोनों दुश्मन हैं। क्योंकि पाकिस्तान 1947-48 में हमारे ऊपर अटैक कर चुका था, 65 में किया, 71 में किया। और चीन ने अनप्रोवोक्ड 20 अक्टूबर 1962 में अटैक किया और 20 नवंबर 1962 को यूनिलैटरल सीज फायर किया। तो किसी भी सरकार को इसमें शक नहीं होना चाहिए था। शक की बात तो सिर्फ मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों से होती है, जो कि यह कहते हैं, पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, और इस मामले में कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले का इंतजार करो। सर, मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा यहां पर, आपको 2 मिनट के लिए बस रोकना चाहूंगा। हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है हमारे पास। पद्मजा इस वक्त हमारे साथ है लद्दाख से, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से मंजीत नेगी। पद्मजा, आपके पास अभी क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही है? एक हमने बहुत बड़ा खुलासा यहां पर किया है, इन दोनों को अगर कोलैबोरेट किया जाए तो क्या जानकारी है आपके पास? निशांत, आपको भी पता होगा कि यहाँ पर लेह लद्दाख में हमेशा से अगर कुछ खतरा रहा है तो जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उससे लोग हमेशा सचेत रहे हैं। जो चाइना के साथ बॉर्डर रहा है वो ज्यादातर शांत ही रहा है। कभी कभी साल में करीब 1 बार या 2 बार छोटी मोटी झड़प होती थी तो होती थी, पर उसके आगे कुछ नहीं होता था। पर अब जिस तरीके से चाइना ने गीदड़ भभकी दी है, उन्होंने लद्दाख का नाम लिया है, इसको कहा है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इससे लोग यहाँ पर काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम न्योमा में हैं। ये डेमचौक जो कि ठीक बॉर्डर पे है, उससे जस्ट पहले का आखिरी बड़ा टाउन है, आखिरी बड़ा ये एक बसावट है लोगों की। तो यहाँ न्योमा में हम काफी लोगों से बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार वाले या तो वहां पास में सीमा के पास रहते हैं या फिर उनके सीमा के पास से आने जाने वालों से बात होती रहती है। तो उनका कहना है कि इस वक्त माहौल है वेट एंड वॉच। उनका ये मानना है कि शायद चीन इस वक्त सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, एक खेल खेल रहा है भारत के साथ, एक तरह से ये देखने के लिए कि भारत कितना आगे बढ़ करके उसका जवाब देता है। यहां पर तैयारी पूरी है, पर भारत को भी पता है कि जब अगर चीन कुछ करना चाहेगा उसके लिए वो पूरी तैयारी है, पर उनका वो जवाब इस वक्त नहीं देना चाहते। आपने तैयारी का जिक्र किया है, मंजीत से मैं जानना चाहूंगा। मंजीत, अगर तैयारी की बात की जाए, जहां पर आप मौजूद है वहां पर ओवरऑल आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही है? क्या तैयारी है? ये जो एक दिमागी तौर पर चीन युद्ध खेल रहा है, इसके अलावा जमीनी स्तर पर हम कितने तैयार हैं? देखिए निशांत, मैं इस वक्त उत्तराखंड का जो चमोली जिला है उसका आखिरी गांव है बद्रीनाथ के आगे माणा, जो कि आगे रास्ता माणा पास की तरफ जाता है, जहां से तिब्बत से लगने वाली सरहद है। और इस इलाके में 3 ऐसे दर्रे हैं, यानी कि रास्ते हैं जो तिब्बत को जोड़ते हैं। नीति घाटी है, माणा है और बड़ा होती है। बड़ा होती एक ऐसा इलाका है निशांत जहां पर हाल के दिनों में भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। इसी साल अगर हम 3 जून की बात करें, जब चीनी हेलीकॉप्टर बड़ा होती के इलाके में देखा गया था, चीनी
दो चीनी हेलीकॉप्टरों की घुसपैठ जिस इलाके में हुई थी उस पर भारत ने विरोध जताया था। और बड़ा होती का जो इलाका है, जो इससे लगा इलाका है मेरे दाहिनी तरफ, वहां पर चीन का ये कहना है कि वो एक इलाका है जहां पर चीन उसको डिस्प्यूटेड एरिया मानता है। जहां तक भारत की तैयारियों की हम बात करें तो उत्तराखंड में चाहे हम बात करें पिथौरागढ़ की या फिर चमोली और उत्तरकाशी जिले की, जहां पर इस वक्त मैं चमोली जिले में जो कि आखिरी गांव है माणा, वहां पर मौजूद हूं। यहां पर जोशीमठ में सेना की ब्रिगेड है। इसके अलावा सरहद पर अगर हम बात करें तो ITBP यानी कि भारत तिब्बत बॉर्डर फोर्स है, वो तैनात है, उसकी चौकियां हैं सभी इलाकों में। खासतौर से जो हम 3 दर्रों की बात कर रहे हैं, नीति, माणा और बड़ा होती, तीनों इलाकों में भारतीय सेना की चौकियां हैं। हालांकि निशांत इस इलाके की अगर बात करें, इन इलाकों पिछले सालों में फिजिकल यानी कि आमने सामने की जो घुसपैठ रही है उस तरह की घुसपैठ देखने को नहीं मिली है। ठीक है, हालांकि मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ठीक है, आपने जो पॉइंट बोला उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। पद्मजा, आपने जिक्र किया तैयारी का, तैयारी के लिहाज से क्या तैयारी है और जो पीछे आपकी तस्वीरें आप जो दिखा रही हैं उससे क्या समझा जाए? निशांत, इससे एक चीज एकदम साफ समझ में आनी चाहिए कि इस वक्त भारत जो है चीन की सारी बातें देख रहा है, सुन रहा है। उनको पता है कि उनकी तैयारी जो क्या क्या हमारी वहां पर जो डिविजन्स हैं उनका मैं पूरा नहीं बताऊंगी, उनका कच्चा चिट्ठा नहीं दूंगी क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। पर एक बात साफ है कि वो उनको पता है कि अगर कल को कुछ भी अग्रेशन होता है चाइना की तरफ से तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। एक बहुत ही जरूरी और अहम चीज मैं आपको बताना चाहूंगी निशांत, सॉफ्ट पावर को हमें यहां बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कि सेना की कितनी टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं ये सब ध्यान देते हैं, पर वहां टुकड़ियां पहुंचेंगी कैसे? सड़क बनाई जा रही है। हम जो पूरा रास्ता करीब 200-250 किलोमीटर तय करके आए हैं, जो हम अभी बॉर्डर के करीब पहुंचे हैं, उसमें मैं एक चीज आपको साफ बता सकती हूं, जहां तक नजर जाती है निशांत, आप देखिए यहां पर नई पक्की सड़क तैयार की जा रही है। जगह जगह पर केबल्स डाले जा रहे हैं फोन के। यहां पर कोशिश ये है कि जो आखिरी गांव है उसको भारत से जोड़ा जा सके ताकि किसी भी तरीके से वो डर में, खौफ में ना रहें, क्योंकि चीन की लगातार ये कोशिश रहती है कि जरा सा भी कुछ काम अगर भारत की तरफ होता है तो वो उसको फौरन रोकने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से वो पक्की सड़क बना देते हैं। और अब ये जवाब होगा भारत का जब ये सब पक्की सड़कें हमारे आखिरी गांव तक, सीमा पे आखिरी गांव तक पहुंच जाएंगी। नहीं पद्मजा, जो आप बता रही है वाकई में बहुत अच्छी बात है और यहां पर गौर करने वाली बात है कि कुछ जमाने पहले तक इस बात का हम ही जिक्र कर रहे थे कि चीन ने वहां तक पक्की सड़क बना दी है, चीन ने वहां पर केबल बिछा दी है, लेकिन अब हम भी बड़ा दम भरकर ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। तो अगर आप इस पूरे स्ट्रेच को देखेंगे तो करीब अगर हम 250 किलोमीटर का स्ट्रेच तय करके आते हैं तो इस 250 किलोमीटर में करीब 100 किलोमीटर ऐसा है, ये इलाका भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कभी भूस्खलन होता है, बारिश होती है तो सड़क ढह जाती है, फौरन कुछ ही दिनों के अंदर काम उस पर दोबारा शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा है कि इसको बाकी के देश से जोड़े रखना बहुत ही इस वक्त जरूरी है। क्योंकि चीन अगर कल को कुछ भी कोशिश करता है, कुछ भी आगे वो बढ़ के एक्शन लेता है तो फौरन से हमारा भी मोबिलाइजेशन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। अब यानी कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर दिखाई दे रही हैं, जो कि मंजीत, और मेरा यह सवाल आपसे भी होगा, यानी कि 62 से जो बहुत कुछ सीखने को मिला है वो अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तैयारी के लिहाज से निशांत, भारतीय सेना की तैयारी काफी तेज हुई इस मामले में कोई शक नहीं। हाल के दिनों में खासतौर से जो स्ट्रेटेजिक रोड हैं उनको जोड़ने का काम किया गया है, जहां तक यानी कि आखिरी पोस्ट तक रोड पहुंचाने की कोशिश हुई है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी, खासतौर से मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो ऐसे पिथौरागढ़ से लेकर माणा और नीति के ऐसे इलाके हैं जहां पर ITBP के जवान, सेना की जो चौकियां हैं वहां पर पैदल पहुंचना पड़ता है, घोड़े की मदद से पहुंचा जाता है। लेकिन पिछले दिनों में खासतौर से 2-3 साल पहले की हम बात 2-3 साल का आंकड़ा देखें तो करीब 22 से ज्यादा ऐसी स्ट्रेटेजिक रोड हैं पूरे उत्तराखंड में जिन
जिन पर काम तेज हुआ है, जहां पर जो कि सरहद के इलाकों तक पहुंचाने की जिनकी कोशिश हुई, जिनको चौड़ा करने की बात का काम तेज हुआ है। और खासतौर से पिथौरागढ़ का इलाका या फिर हम उत्तराखंड के इस इलाके की बात करें जहां पर माणा और उत्तरकाशी की बात करें, यहां पर कई ऐसे स्ट्रेटेजिक रोड हैं जहां तक सेना और खासतौर से आईटीबीपी, क्योंकि यहां पर भारत तिब्बत सीमा पर तैनात है, उसकी जो रसद पहुंचाने वापस आ रहा हूं, लेकिन आप दोनों ने जो रिपोर्ट दी है ये इस वक्त आज तक के दर्शकों को बता दें, क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में हमने शुरू किया अपना शो ये दिखाते हुए आपको कि किस तरीके से चीन पाकिस्तान को अपने अधीन कर रहा है, पाकिस्तान को पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन अभी हमारी सहयोगी पद्मजा और हमारे सहयोगी मंजीत वहां पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर सॉफ्ट पावर के तौर पर भी देखा जाए, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी देखा जाए, तो हम अपने जो कोशिशें हैं उसको काफी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। सड़कें बनाई जा रही हैं, केबल डाले जा रहे हैं, जिससे कि अगर मूवमेंट की बात की जाए तो वो मूवमेंट सेना का, लोगों का तेजी से हो। अभी आपको दिखाया, हमने लद्दाख से रिपोर्ट दिखा रहे थे, हम आपको दिखा रहे थे उत्तराखंड से, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर हैं ग्राउंड जीरो पर, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है, जो विषय हमने उठाया, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई कि पाकिस्तान को अधीन करके चीन कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कैसे हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ हमारे खास मेहमान है बीडी मिश्रा जी, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हमारे साथ है। सर, मेरा सवाल यह है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बम टोटा, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट, म्यांमार में भी, यहां तक कि बकायदा बांग्लादेश में शेवरॉन गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीद लिया इन्होंने, हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हम आखिर क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना की सुरक्षा, भारतीय सेना की क्षमता इस वक्त एक्सपैंड हो रही है और जो हम अपने बॉर्डर पर कर रहे हैं, आपके रिपोर्टर्स ने बताया कि आज के दिन में वहां पूरी तैयारियां हो रही हैं। लॉजिस्टिक्स का जो सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है किसी वारफेयर के लिए, वो बन रहा है। अफसोस इस बात की है कि पिछले 10-12 सालों में इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारत इस बात पर सजग है। भारत की आर्मी का डिप्लॉयमेंट स्ट्रीमलाइंड हो रहा है और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान और चाइना, इनके दोनों कंबाइंड एफर्ट्स के लिए भारत की सेनाएं तैयार हैं। और एक बात और, हम किसी गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए हमको। पाकिस्तान चाइना को पूरा सरेंडर कर चुका है और पाकिस्तान का आने वाले दिनों में यह होगा कि अब पाकिस्तान के आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए कोई भी वेपन सिस्टम पाकिस्तान में नहीं बनते हैं। पूरे वेपन सिस्टम चीन से आएंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब चीन उस सप्लाई को चोक करेगा और पाकिस्तान की आर्मी इतनी कमजोर हो जाएगी कि चीन की आर्मी का पूरा या चीन का पूरा कब्जा हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान के 19,000 सोल्जर्स लद्दाख से हैं, ग्राउंड जीरो से हैं। मैं उनसे एक चीज समझना चाहूंगा। पद्मजा, आपकी लोगों से बात हुई होगी, आप वहां पर जो अलग अलग जगह आप जो जा रही हैं वहां पर, उन लोगों की राय क्या है, खासकर ये देखते हुए कि वो इस थ्रेट को कितना ज्यादा सीरियसली समझ रहे हैं, या वहां पे भी एक परसेप्शन है कि ये एक गीदड़ भपकी है, एक चीन की एक पुरानी स्ट्रैटेजी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं? यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको आदत पड़ चुकी है। हर कुछ सालों में निशांत यहाँ पर एक छोटा सा एक लहर दौड़ती है जहाँ पर चीन कोशिश करता है, कभी आकर के वो दीवार गिराने की कोशिश करते हैं, कभी आकर के सिगरेट के पैकेट छोड़ जाते हैं। तो उनको लगता है कि एक उसको आदत रहती है अपना एक तरीके से खेल खेलने के लिए, भारत को हमेशा जिसको कहते हैं ऑन द एज रखने के लिए। पर भारत को पता है कि कैसे इसका जवाब देना है। सबसे जरूरी चीज ये है कि निशांत, जिस भी आदमी से मैंने बात की है, पूरे रास्ते, और ये लोग हैं जो पहाड़ी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, इस इलाके में रहने वाले लोग हैं, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है, सभी का ये मानना है कि जब तक भारतीय सेना, जब तक आईटीबीपी यहां पर बनी हुई है, उनके लिए, उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी, इसलिए उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सबका साफ साफ कहना था। इसी नोट बहुत पे मैं आपसे एक बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो कि तिब्बत से आए हैं, और तिब्बत से जो आए थे उनका कहना था कि मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं घर जाऊं, और मुझे भरोसा है, वो मंक थे, सन्यासी हैं, तिब्बत से भागे हुए हैं, और उनका कहना है कि आज भी मुझे भरोसा है कि एक दिन भारत कुछ ऐसा करेगा कि हम तिब्बत लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, और हमारे जितने भी मेहमान हैं आप सभी का
बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी ये जो पेशकश है इसमें एक चीज जरूर साफ है। एक पहली तो बात यह कि पाकिस्तान को अपने अधीन करने की कोशिश है। एक दूसरी, तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है उसके से एक चीज साफ है कि हम भी अभी कम नहीं है। और डोकलाम इसका एक नमूना है कि किस तरीके से वहां पर पहली बार चीन को लग रहा है कि कोई हमको भी कोहनी मार रहा है।